जैसा कि इसको संधि को शुरुआत करने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है। संधि दो वर्णों के निकटतम जो मेल होता है आपस में, उनके परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं अ वर्ण जमा ई वर्ण, तो नया वर्ण निकल के आया हमारे पास ए। क्योंकि वर्णों के परिवर्तन से बनी है तो संधि से मिला ए। जैसे ए वर्ण जमा उ वर्ण, तो नया वर्ण निकल के आया ओ। अब संधि के अगर हम पार्ट की बात की तो संधि में तीन मुख्य पार्ट हैं: स्वर, व्यंजन और तीसरी है विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जैसे नाम से स्पष्ट है स्वर, तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है उनकी संख्या है 11। तो 11 स्वर, इसको परिभाषित करने के लिए क्या था? स्वर से परे स्वर, यानी परे का मतलब होता है दोनों तरफ, यानी इधर भी स्वर हो और इधर भी स्वर हो, जमा के निशान से परे स्वर हो, तो वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे कि विद्या जमा आल्य, तो आ जमा आ, दोनों तरफ आ स्वर प्रयुक्त हुआ तो ये क्या है? स्वर संधि। ये है संधि का विच्छेद और ये है संधि होना, विद्यालय। आगे हम बात करते हैं तो स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं, भेद होते हैं, वो भी 5 होते हैं। दीर्घ संधि, जैसे नाम से स्पष्ट है दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा। अब उससे पहले हमें थोड़ा सा स्वर की नॉलेज होनी चाहिए। स्वर हमारे जैसे अभी बताया था 11 है, तो दीर्घ स्वर, स्वर के भी मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, वैसे 3 होते हैं। तीसरा जो प्लुत है वो एब्स्ट्रैक्ट से काम में नहीं आता हिंदी में। जो लंबी कोई नाटक का स्वाद होता है वहाँ काम आता है, संधि में या काम नहीं आता। हर्षु स्वर है, इसमें 4 वर्ण हैं और दीर्घ में है 7 वर्ण। ओ और औ, यानी कहने का, इनका समझाने का अभिप्राय है दीर्घ संधि को समझना। यहाँ क्या कहता है? हर्षु स्वर से परे, हर्षु या दीर्घ स्वर, यानी इधर इधर क्या आ जाए? ए आ, ई और उ, ये स्वर आ जाए। दूसरी तरफ भी शहजातीय वर्ण। शहजातीय का मतलब उसी जाति के। उसी जाति का मतलब क्या है? ए और आ दोनों एक जाति में हैं, दोनों ई एक जाति में हैं और दोनों वो एक जाति में। शहजातीय वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। जैसे हमने अभी परीक्षा, जमा अर्थी, आवर्ण है अवर्ण है, दोनों एक जाति के वर्ण है, तो क्या बनेगा? परीक्षार्थी। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। नदी जमा इश, नदीश। बच्चों, छोटे लघु स्वर और गुरु स्वर यानी हर्षु स्वर और दीर्घ स्वर दोनों तरफ दाएं बाएं होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यहाँ दीर्घ स्वर है और ये हर्षु स्वर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बनेगा क्या? दीर्घ बनेगा। जैसे भू जमा
उमी, क्या बना? भूमि, यानी क्या बन गया? उदृग हो गया। क्लियर है यहां तक? इसका दूसरा पार्ट है गुण संधि। इसमें क्या है? ए आ से परे, यानी इधर क्या हो? ए और आ वर्ण, इसके दूसरी तरफ ई हो तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? ए आ से परे ऊ हो तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? ओ, और ए आ से परे री हो तो अर बन जाता है। जैसे अब देखो, महाजमा इश महेश, नरजमा इंद्र नरेंद्र, महाजमा उदय महोदय, ठीक है। महाजमा ऋषि, क्या बना? महर्षि। इससे आगे चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि माने होता है बढ़ा होना, बढ़ना किसी चीज को। इसमें क्या है? ए या आ स्वर से परे ए आ जाए तो क्या बनेगा? आई। ए आ से परे ओ आ जाए तो क्या बनेगा? औ बन जाएगा। जैसे मत जमा एक है, मत एक है, मैं तय क्या, वन जमा औषधि वनौषधि। चौथा पार्ट हमारा यण संधि। ये स्वर के भेद चल रहे हैं, 5 भेद होते हैं। यण संधि में क्या है? थोड़ा सा विपरीत है। अब तक तो क्या आ रहा था? इधर ई उ री शेप्रे। दूसरी तरफ कोई भिन्न जाति का वर्ण, अभी तक बताया था सहजातीय वर्ण। सहजातीय मतलब यही वर्ण इधर आएगा तो क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। भिन्न जाति का वर्ण आ जाए तो ई का य, ऊ का व और री का रे हो जाता है। शॉर्टकट पहचान इसकी अगर बात करें तो आधा अक्षर आ जाए ना इनसे पहले, यैसे वैसे इनसे पहले आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। जैसे अभी हम क्लियर करेंगे। जैसे इसको इसे प्रति जमा एक, प्रत्येक। देखो ये तय से पहले क्या बना है? इसका यह बना है। यह से पहले वाला वर्ण क्या है? आधा है, ठीक है। शु जमा अच्छे, क्या बना? शवच्छ। वैसे पहले का वर्ण आधा है। यानी कहने का अभिप्राय है जैसे इनसे पहले जो बीच में आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। शॉर्टकट पहचान इसकी। रीकार है पितृ जमा
आज्ञा, पित्राज्ञा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि तय जमा रह से संयुक्त व्यंजन बनता है। अयादि संधि लास्ट है स्वर संधि का। ए आई ओ औ से फ्रेंड दूसरी तरफ भिन्न जातीय वर्ण आ जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए का क्या होगा ऐ का हो जाएगा आय, ओ का आओ और औ का आओ। जैसे नी जमा अन, नयन, गई जमा अक, क्या बड़ा आई आय, गायक, आई का आय गाय और कै का कै गायक, नयन, पो जमा अन, क्या बड़ा पवन, औ का ओ का औ पौ, पौ जमा अक पावक। अगर इसके हम शॉर्टकट बात करें एज ए कंपटीशन टेस्ट के हिसाब से, अगर शॉर्टकट मैटर में हमें तैयार करना हो तो दीर्घ संधि में बीच में आवरण आएगा और बढ़ाऊ, ठीक है, शॉर्टकट पहचान है ये। गुण संधि में क्या बनता है, ए और ओ। वृद्धि में दो मात्रा युक्त वर्ण मिल जाएं, जैसे अभी बताया था वनौषधि, ऐसे तो हमारी नजर कहां जाएगी, दो मात्राओं के ऊपर। दो मात्रा का मतलब वृद्धि संधि। और ऐ की मात्रा जैसे मतैक्य, तो भी क्या है, दो मात्रा का मतलब वृद्धि संधि। यहां क्या बताया अभी, बीच में यह वह से पहले आधा वर्ण आ जाए तो यण संधि, और लास्ट हमारी आओ आव आ जाए बीच में, ऐ आओ आव आ जाए तो बीच में अयादि संधि। यहां यह संधि स्वर कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं संधि के दूसरे पार्ट की ओर। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को भी सबसे पहले जिस चीज को सीखना उसको परिभाषा आनी बहुत जरूरी है। व्यंजन से परे, व्यंजन की पहचान कैसे होगी, आधा अक्षर, ठीक है, उससे परे कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक जमा इश, ये बना वागिस। कै का क्या बना है, गए। इसको सीखने से पहले हमें जो हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ग है 5, जिसके अंदर स्पर्श व्यंजन होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उनका ज्ञान होना जरूरी है। इसके अंदर जैसे हम चलेंगे, नियम नंबर 1 वहां थे भेद। कंप्लीट को हम व्यंजन संधि लिखेंगे, वहां अगर आ जाता है, हमारी परीक्षा में पूछ लिया जाता है मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए, तो ऑप्शन मिलेंगे आपको मत जमा एक, मत जमा एक और मत जमा एक, ऐसे।
तो हमारा चूज क्या होगा, ये। नाम पूछ लिया जाए तो भी हम बता सकते हैं। तो हम बताएंगे गुण संधि है, और यहाँ क्या है, कंप्लीट व्यंजन संधि है। ठीक है, हमें सीखने के लिए, शॉर्टकट बनाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। वो कंप्लीट व्यंजन संधि में जैसे प्रत्येक वर्ग के प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर अभी चर्चा हुई है, वर्ग कितने हमारे, 5। प्रथमाक्षर का मतलब क, च, ट, त और प हो गए प्रथमाक्षर। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सेपरे यानी दूसरी तरफ किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण यह लव हो तो पहले वर्ग, पहले अक्षर का तीसरा हो जाता है। जैसे ये कंडीशन, कै का क्या बन गया, तीसरा बन गया। वाक जमा दत्ता, देखो हमारा ये कंडीशन, देखो ये कौन सा वर्ण है, त थ द, तीसरा वर्ण है। कंडीशन सही चल रही है। ये कौन सा, ये देखना हमें, पहला है, इसका तीसरा क्या बनेगा, ग, क्या बन गया, वागदत्ता। नियम 2 कहता, क्या कहता है, प्रत्येक वर्ग के प्रथमाक्षर यानी क, च, ट, त, प से परे पंचम वर्ण हो। पंचम वर्ण का मतलब हमारा अनुनासिक वर्ण, जो नाक की सहायता, ड, य, ण, न, म, ये वर्ण आ जाए तो पहले के भी जो इधर है उसका भी 5वां हो जाता है। जगत जमा नाथ, देखो अब तय वर्ण है, ये 5वां है, तय थे दे धन है, इसका 5वां क्या बनेगा, न, क्या बन गया, जगन्नाथ। अगर तीसरे नियम की बात करें, तय दे से परे तय या द से परे च छ हो तो तय द का भी च बन जाता है भाई। जैसे उत्जमा चारण, उच्चारण, तय द से परे जय झय हो तो तय द का भी जय बन जाता है। शत जमा जन, सज्जन, तय द से परे तय और ठय हो तो, क्योंकि क्या ही ये व्यंजन है, व्यंजन ही बनेगा, आधा बनेगा। टय ठय हो तो तय द का भी टय बन जाता है। बृहित जमा टीका, बृहि टीका, ड और ढ हो तो इसका भी ड बन जाएगा। उत्जमा डयन, उड़ियन। ये था नियम नंबर 3। तय द से परे श हो तो, हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने श हैं, 3 श है। सबसे पहले श आता है श श श, इसको बोलते हैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पहचान क्या है, तो तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, ये तीनों श हमारे विसर्ग संधि में काम आएंगे। तय द से परे श हो तो
तैदय का च और श का छ बन जाता है, क्योंकि इधर व्यंजन है तो आधा ही रहेगा। जैसे मत जमा शर, क्या बना? मच्छर। अगला नियम करते हैं। तैदय से परे है हो तो, तैदय का द और है का क्या बनेगा? ध। उत जमा हरण, उद्धरण, उद्धरण। थ का द और है का ध, उद्धरण। आप हमारी YouTube चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहना चाहिए। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। यहाँ से यानी इम्पोर्टेंट हो चुका है व्यंजन संधि में। विसर्ग संधि में विसर्गों से परे साधारण पहचान है, विसर्ग लगे मिलेंगे तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कौन सी होगी। विसर्ग से परे जो कुछ होगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर परिवर्तन, विसर्गों में परिवर्तन होगा जो होना है वो। परिभाषा क्या है? विसर्ग से परे कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्गों में जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 है विसर्ग का ओ होना। किन परिस्थितियों में विसर्ग का ओ बनता है? विसर्ग से पहले यानी इधर ए या आ वर्ण हो, विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या लव या कोई भी स्वर हो, किसको छोड़कर? ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे भाई पै जमा द, क्या बना? विसर्ग का ओ, तीसरा वर्ण है कंडीशन के हिसाब से, तो क्या बन गया? पयोद। मनह जमा रथ, यह रह वह बहुत बताया था, क्या बनेगा विसर्ग का ओ? मनोरथ। दूसरा है ये तो था विसर्ग का ओ। विसर्ग का रे होना। विसर्ग से पहले ई और ऊ स्वर, उसमें क्या था? ए और आ स्वर, इसमें है ई और ऊ स्वर आए तो। इसके बाद की वही कंडीशन है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रह लेवे और ईयू को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे दुह जमा गति, क्या बनेगा? दुर्गति। दुह जमा बल, दुर्बल। अब हमारे पास ये मटेरियल बचता है विसर्ग में। तालवेश है किस कंडीशन में आएगा, मूर्धन्य से किस में आएगा, और दंत्यशेष है किस कंडीशन में आएगा। विसर्ग से परे च छ स हो तो विसर्ग का भी श हो जाता है। निह जमा चल, निश्चल, क्या बना? निश्चल। निह जमा छल, निश्चल। दुह जमा, इससे पहले ए उ स्वर आएगा भाई, ठीक है,
विसर्ग से पहले यू स्वर और बाद में क्या हो, च, छ और स हो। दुह जमा शासन, दुशासन। अब क्या है, मूर्धन्य श। विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ हो तो। विसर्ग से पहले यू हो और उसके बाद क्या हो, क ख ट ठ प फ। जैसे निह जमा करम, क्या बनेगा, निष्करम। दुह जमा ट, दुष्ट। किसका पढ़ा रहे हैं हम, विसर्ग का स। निह जमा पाप, निष्पाप। विसर्ग का स। विसर्ग से परे स त कार हो गई। जैसे नमः जमा ते, नमस्ते। नमः जमा कार, नमस्कार। यहाँ हमारा संधि का विषय जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो आना चाहिए था वो लगभग कंप्लीट होता है। आशा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपसे विनती है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इससे आपका अत्यधिक ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद।